क्या आपको पता है जब हार्मोन प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है तो उसका इलाज किस तरीके से होता है? इलाज करवाने के पीछे उसकी वजह क्या है? अगर नहीं तो चलिए आज हम उसके बारे में जानते हैं। अगर आपको इस वीडियो को अंग्रेजी भाषा में देखना है तो ऊपर आई बटन पे एक लिंक है, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए। यह वीडियो आपको अंग्रेजी भाषा में मिल जाएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। यह हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन सीरीज का 5वां वीडियो है। इसके पहले मैंने 4 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसके लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सबसे पहले वीडियो में हमने बात किया था कि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है। दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन की जो जांच होती है वो किस तरीके से होती है। ये जांच करवाने के पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरे वीडियो में हमने बात किया था कि प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर आपका बढ़ जाता है तो आपके शरीर में उसके क्या लक्षण आते हैं और क्या सिम्टम्स होते हैं। चौथे वीडियो में हमने बात किया था कि प्रोलैक्टिन हार्मोन किस किस कंडीशन में बढ़ जाता है। तो इसी सीरीज़ को हम आगे लेके चलते हैं और आज का हमारा 5वां वीडियो है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन को कैसे ठीक करते हैं, इसका इलाज क्या है और क्यों इसका इलाज करवाना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस टॉपिक। तो सबसे पहले जब भी हम मरीज़ को ट्रीटमेंट देते हैं तो सबसे पहले मरीज़ का सवाल होता है कि डॉक्टर क्या इसका इलाज करवाना ज़रूरी है। आंसर है यस, इसका इलाज करवाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है तो उसके वजह से आपके शरीर में और भी बहुत सारी समस्या जुड़ जाती है और हमें नहीं चाहिए कि आपका शरीर वो कॉम्प्लिकेशन के स्टेज में जाए। इसीलिए इसका इलाज करवाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसका इलाज जो है वो 3 माध्यम से होता है। सबसे पहला है मेडिकल थेरेपी, दूसरा होता है रेडियोथेरेपी और तीसरा होता है सर्जरी। ये तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके केस पे डिपेंड करता है वो आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा। हर एक का केस अलग अलग होता है तो वो आपका डॉक्टर ही आपका केस देख के आपको रेकमेंड कर सकता है कि आपके केस में कौन सी इलाज पॉसिबल है। जब भी हम मरीज़ को इलाज के लिए कहते हैं तो क्यों हम इसका इलाज करवाना चाहते हैं, ये इलाज के पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों हमें चाहिए। तो सबसे पहले जो भी आपका डॉक्टर है यह चाहता है कि आपका जो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो एक नॉर्मल रेंज में आए। अब नॉर्मल रेंज क्या है उसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में पहले वीडियो में बताया था। अभी मोटे मोटे तौर पे मैं कह रही हूँ कि प्रोलैक्टिन का जो नॉर्मल लेवल है 5 से 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर का होता है। तो हमें चाहिए कि आपका हार्मोन ये रेंज में रहे। दूसरा उद्देश्य है, जब प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ता है तो औरतों के अंदर महीनों में बहुत गड़बड़ी आ जाती है, मासिक धर्म में गड़बड़ी होती है, अनियमित हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उनका गर्भपात बहुत इजीली हो जाता है, उनके महीने ठहरते नहीं हैं, यानी गर्भावस्था नहीं रुकती, प्रेगनेंसी नहीं होती। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तीसरा, जब आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है तो उसके वजह से आपकी फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता पे असर आती है। और बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि मरीज़ प्रेग्नेंट नहीं हो रही है औरत, और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, इनफर्टिलिटी का पूरा वर्कअप करते हैं, फिर पता चलता है कि प्रोलैक्टिन ज़्यादा है। तो ये इनफर्टिलिटी ना हो और आपका शरीर IVF है, ICSI है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, IUI है, वो सब कॉम्प्लिकेशंस में ना जाए, उसके लिए भी हम प्रोलैक्टिन हार्मोन को ठीक करना चाहते हैं। मर्दों में जब प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके जो लिबिडो है, जो काम करने की इच्छा जो होती है वो कम हो जाती है, इरेक्शन में प्रॉब्लम होता है, जो सीमेन है, वीर्य है, उसका क्वालिटी कम हो जाती है, स्पर्म का जो शुक्राणु का क्वालिटी पे असर आता है, जो अगेन इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाता है। ये ना हो इसके लिए हम प्रोलैक्टिन हार्मोन को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन जब बढ़ जाता है तो उसकी असर आपकी हड्डियों के ऊपर भी होती है। तो बढ़े हुए प्रोलैक्टिन की वजह से आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती है, वो बहुत आसानी से टूट सकती है, जिसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। आपका हड्डियां मजबूत रहे और वो कॉम्प्लिकेशन जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो ना हो आपको, इसीलिए भी आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन को ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है।
प्रोलैक्टिन हार्मोन की असर आपके प्रजनन के अंग गोनैड्स जो है, जो टेस्टिस जो मर्दों में है और ओवरी जो अंडा है जो औरतों के अंदर है, ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से कार्य करें, इसके लिए भी हमें प्रोलैक्टिन हार्मोन को कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है हमारे दिमाग के अंदर एक छोटी सी मटर के दाने जैसी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको कहते हैं, वहाँ से आता है। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन में गड़बड़ होती है तो पिट्यूटरी ग्लैंड में भी गड़बड़ आती है। पिट्यूटरी के साथ साथ और एक ग्रंथि है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये दोनों ग्रंथियाँ में काम करने में गड़बड़ी आ सकती है और जिसकी वजह से और भी बहुत सारे हार्मोन्स बिगड़ सकते हैं। ये ना हो इसके लिए भी हम प्रोलैक्टिन हार्मोन को ठीक करना चाहते हैं ताकि ये दोनों ग्लैंड का फंक्शन अच्छी तरीके से वो अच्छे से कार्य करे। बहुत सी बार जो पिट्यूटरी की जो ग्रंथि है उसमें एक ट्यूमर यानी ट्यूमर होता है और ये ट्यूमर को ठीक करने के लिए भी हम प्रोलैक्टिन हार्मोन को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अगर ट्यूमर बहुत बड़ा होता है तो उसके वजह से आपकी आंखों की रोशनी पे उसकी असर आए, ये ना हो उसके लिए भी हमें प्रोलैक्टिन हार्मोन को ठीक करना ज़रूरी है। तो अब आपको पता चल गया कि इसके प्रोलैक्टिन को ठीक करने की वजह क्यों है, क्यों हम चाहते हैं कि ये ठीक हो। तो ये सभी उद्देश्य है। तो अगली बार अगर आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है और अगर आपका डॉक्टर आपको कोई भी ट्रीटमेंट रेकमेंड करता है तो ये समझ लीजिए कि ये करने के पीछे ये सभी फ़ायदे हैं और अगर आप नहीं करेंगे तो ये सभी नुकसानें हो सकती है। ठीक है, तो ये तो होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन ठीक करने की वजह। अब चलिए बढ़ते हैं कि इसको ठीक हम कैसे तरीके से करते हैं, इलाज कैसे तरीके से होता है। तो सबसे पहले ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि प्रोलैक्टिन बढ़ा क्यों है। जी हाँ, अगर हमें उसका कारण पता चल जाता है तो उसका इलाज करना उतना ही आसानी हो जाती है। बहुत सी बार प्रोलैक्टिन हार्मोन और कोई कंडीशन की वजह से बढ़ जाता है, खास करके एक थायराइड की जो बीमारी होती है। अगर थायराइड की बीमारी आपकी कंट्रोल में नहीं है तो भी प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। तो उस केसेस में हम चाहते हैं कि आपका थायराइड ठीक हो जाए। वैसे ही औरतों के अंदर एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम कहते हैं। ये PCOS की समस्या के साथ में प्रोलैक्टिन की गड़बड़ भी आती है। तो हम चाहते हैं कि आपका PCOS भी ठीक हो जाए। कभी कभी लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, ऐसी सब बीमारियों के वजह से भी प्रोलैक्टिन बढ़ता है। तो हम चाहते हैं कि वो कंडीशन को भी हम साथ में एड्रेस करें। ठीक है, बहुत सी बार बहुत से मरीज़ गोलियां का सेवन करते हैं, खास करके डिप्रेशन की गोलियां है, मानसिक बीमारियों की एंटीसाइकोटिक की दवाइयां है, या तो बार बार एसिडिटी हो रही है तो उसकी एंटासिड्स लेती है। तो ये सभी दवाइयों की वजह से भी प्रोलैक्टिन बढ़ता है। तो अगर ये सभी दवाइयाँ आप ले रहे हैं तो आप आपके डॉक्टर को ज़रूर पूछिए क्या ये दवाइयाँ तो आपका प्रोलैक्टिन नहीं बढ़ा रही, और अगर ऐसा है तो उसकी कोई ऑल्टरनेटिव है तो वो भी आप ले सकते हैं। बहुत बार महिलाएं गर्भनिरोधक गोलियां, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी लेती है जिसकी वजह से भी प्रोलैक्टिन बढ़ता है। तो ये सब केसेस है प्रोलैक्टिन हार्मोन क्यों बढ़ता है और उसके पीछे हम अगर इसको ठीक कर लें तो हमारा ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्या है ये मेन ट्रीटमेंट के ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन है मेडिकल थेरेपी। मेडिकल थेरेपी में क्या होता है कि इसके लिए हम गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। ये गोलियों का इस्तेमाल सबसे आसान तरीका है, सबसे प्राथमिक उपचार है। सबसे पहले डॉक्टर आपको यही ऑप्शन पहले रेकमेंड करते हैं, अनलेस कि आपका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में ना हो। तो ये जो प्राथमिक उपचार जो है मेडिकल थेरेपी, इसमें गोलियों का इस्तेमाल होता है। 2 गोलियां खास करके इस्तेमाल में होती है। पहली है ब्रोमोक्रिप्टिन और दूसरी है कैबरगोलिन। ये दोनों गोलियों को मेडिकल भाषा में हम डोपामाइनर्जिक एगोनिस्ट की क्लास में जाती है। ये गोलियां क्या काम करती है? ये गोलियां आपके पिट्यूटरी की ग्रंथि पे काम करती है और वहाँ से जो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो सिक्रीशन होता है उसको अटकाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो स्त्राव है उसको कम करता है, उसको इनहिबिट करता है। तो ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटर की दवाइयाँ मानी जाती है। ठीक है, तो ये जो दोनों जो गोलियां है बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है, नज़दीक की मेडिकल स्टोर में बहुत आसानी से मिल जाती है। ये गोलियां बहुत ही सुरक्षित है। ये ट्रीटमेंट का सबसे आसान तरीका है, काफ़ी सस्ता भी है, किफ़ायती भी है और बहुत ज़्यादा कामदार भी है। 80 से 90% केसेस में ये गोलियां काम कर जाती हैं। सिर्फ 10-20% के केसेस होते हैं जहाँ पे ये गोलियों का काम बराबर से नहीं होता। ये जो गोलियां है इसका फ़ायदा और भी एक फ़ायदा है कि गोली आपको रोज़ नहीं लेनी रहती, हफ्ते में 2 बार यूजुअली इसका सेवन करना पड़ता है। ये गोलियां का असर कुछ ही हफ्तों के अंदर आने शुरू हो जाता है। सिर्फ एक डिसएडवांटेज हो सकता है, अगेन वो आपके केस पे डिपेंड करता है। बहुत सी बार ये गोलियों का सेवन आपको
ज़िंदगी भर भी करना हो सकता है, लेकिन वो अगेन आपके केस पे डिपेंड करता है। तो ये तो होगा पहला तरीका मेडिकेशन थेरेपी का। दूसरा तरीका है इसको ठीक करने का, वो है रेडिएशन थेरेपी, जिसको हम रेडियो थेरेपी भी कहते हैं। ये रेडिएशन थेरेपी हम उन्हीं केसेस में एडवाइस करते हैं जिनके केस में पिट्यूटरी की ग्रंथि में एक ट्यूमर हो। अगर आपके ग्रंथि में ट्यूमर नहीं है तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी में हम क्या करते हैं, एक स्पेशल प्रकार का जो क्ष किरण जो होता है, जो एक्सरे कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है, और जिसके वजह से क्या होता है, ये जो ट्यूमर जो है इस पे वो अटैक करता है और उसको नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। ये रेडिएशन थेरेपी हम उन केसेस में एडवाइस करते हैं जिनके शरीर में या तो दवाइयाँ काम नहीं कर रही है या तो फिर वो ऑपरेशन के कैंडिडेट ना हो, तो वो केसेस में रेडिएशन थेरेपी हम एडवाइस करते हैं। याद रखिए, रेडिएशन थेरेपी ट्यूमर है तो ही दिया जाता है, वरना नहीं दिया जाता, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है वो है सर्जरी, यानी कि ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन होता है इसको एक ट्रांसफिनॉइडल रूट के माध्यम से ऑपरेशन होता है। आपके नाक में से एक दूरबीन जैसा एक अपैरेटस हम पास करते हैं, जिसके द्वारा ये ऑपरेशन होता है। ये ऑपरेशन कौन करता है, ये ऑपरेशन करते हैं जो न्यूरो सर्जन जो होते हैं, जो दिमाग के सर्जरी के स्पेशलिस्ट जो होते हैं, या तो फिर ईएनटी डॉक्टर्स जो होते हैं, जो ईएनटी यानी कि नाक, फिर कान और गले के जो सर्जन होते हैं, स्किल्डफुल सर्जन, वो लोग भी ये ऑपरेशन करते हैं। ये ऑपरेशन इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, काफ़ी इफ़ेक्टिव ऑपरेशन होता है, ठीक है। ये ऑपरेशन का ट्रीटमेंट हम किन किन मरीजों को एडवाइस करते हैं। सबसे पहला, अगर आप दवा लेना नहीं चाहते हैं, जी हाँ, बहुत से ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको ज़िंदगी भर गोलियां नहीं लेनी है, उनको एक ही बार में ऑपरेशन कर लेना है, तो वो केसेस भी हो सकते हैं। या तो फिर ऐसे मरीज़ जो दवाइयाँ ले रहे हैं लेकिन वो दवाइयाँ काम नहीं कर रही। जी हाँ, बहुत सी बार, जैसे मैंने शुरू में बताया, ये दवाइयाँ काफ़ी इफ़ेक्टिव है, लेकिन 10-20% के केसेस में ये दवाइयाँ काम नहीं करती, जिसको हम ये मेडिकेशन थेरेपी के रेजिस्टेंट केसेस कहते हैं। तो ये रेजिस्टेंट केसेस को भी हम कभी कभी सर्जरी एडवाइस करते हैं। या तो फिर आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं, उसके बावजूद आपका जो ट्यूमर है वो बढ़ते ही जा रहा हो, तो भी सर्जरी आपके केस में एप्लीकेबल हो सकता है। या तो फिर आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं और आपके उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ये साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी सह नहीं कर पा रही, तो वो केसेस में भी हम सर्जरी का ऑप्शन दे सकते हैं। या तो फिर शुरुआत में ही जैसे ही हम एमआरआई करवाते हैं और पता चलता है कि आपका ट्यूमर बहुत ही बड़ी साइज़ का है और बहुत लार्ज ट्यूमर है, तभी भी सर्जरी कभी कभी पहले माध्यम में हो सकती है, लेकिन यूजुअली पहले हम मेडिकेशन थेरेपी का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। या तो फिर आपका ट्यूमर इतना बड़ा है कि वो आपकी आंखों की रोशनी पे असर ला रहा है। अभी जहाँ पे हमारी पिट्यूटरी की जो ग्रंथि जो हमारे दिमाग के अंदर है, वहाँ पे एक क्रॉसिंग होती है, जहाँ पे आंखों की दोनों जो नर्व जो होती है, जो नसें हैं, वो एक दूसरे से क्रॉस होती है और इस क्रॉसिंग को हम कहते हैं ऑप्टिक कायस्मा। तो बहुत बार क्या होता है कि ये जो ट्यूमर है वो बहुत बड़ा है और ये ऑप्टिक कायस्मा को कंप्रेस करता है, उसको डिस्टर्ब करता है, तो जिसके वजह से क्या होता है, आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। तो अगर आपका आंखों की रोशनी पे उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, तो भी वैसे केसेस में हम सर्जरी का ऑप्शन एडवाइस करते हैं। तो ये है 3 मेन माध्यम, मेडिकेशन थेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी। ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपके केस में एप्लीकेबल हो सकता है, बेस्ड ऑन आपका किस प्रकार का मेडिकल केस है, वो आपका डॉक्टर ही, जैसे मैंने बताया, शुरुआत में बताएगा। तो ये है जो ट्रीटमेंट ऑप्शन प्रोलैक्टिन हार्मोन को ठीक करने के लिए। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके उन सवालों का मैं जवाब दूँ। ओके, बहुत बार क्या करते हैं व्यूअर्स कि अपना पूरा मेडिकल केस लिख देते हैं। प्लीज़ समझिए कि ये एक आपको इन्फॉर्मेशन देने का वीडियो है। मैं आपके कमेंट में लिखे हुए आपका पूरा मेडिकल केस को मैं वैसे नहीं ले पाती अनलेस एंड अनटिल आप एक कंसल्टेशन लेते हैं, तो मैं ज़्यादा उसके बारे में डेप्थ में जा सकती हूँ। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन करना है तो ये नंबर नीचे मौजूद है, वो नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी स्टाफ आपको मुझसे अपॉइंटमेंट के लिए सहायता कर सकती है। प्लीज़ एक बात ध्यान रखें कि ये जो कंसल्टेशन जो है ये प्राइवेट कंसल्टेशन है और ये सुविधा एक
पेड है, ये निःशुल्क यानी कि फ्री नहीं है। बहुत सी बार क्या हो रहा है कि व्यूअर्स व्हाट्सएप कर देते, बोलते डॉक्टर से हमारा फ्री में कंसल्टेशन करवा दो। प्लीज़ ये ऐसा नहीं होता। अगर आपको चाहिए, आपके सवालों का मैं जवाब दूँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं हमेशा उसका आंसर देती ही रहती हूँ, ठीक है। इसके बावजूद अगर आपका और भी कोई सुझाव है, कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, वो भी आप लिख सकते हैं नीचे। मैं कोशिश करूँगी वो टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। वैसे ये प्रोलैक्टिन की सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, और भी एक अलग से मैं खास करके वीडियो बनाऊंगी कैबरगोलिन की गोलियों के ऊपर, कि कैबरगोलिन की गोलियां किस तरीके से इस्तेमाल होती है, इसका क्या डोज है, क्या इफ़ेक्ट है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, सब के बारे में एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी। आप वो वीडियो को देख सकते हैं। और भी प्रोलैक्टिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, बहुत से और भी इसके साथ में एसोसिएटेड चीज़ें होती है, उसके पे हम अलग से वीडियो बनाते रहेंगे और आपके लिए मैं जानकारी भरे वीडियोस लेके आती रहूँगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, सुरक्षित रहे।